गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 जहां पे मैं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं राइट फ्रॉम योर चैप्टर 7 टू चैप्टर 12. ओके हम ये उल्टा इसलिए जा रहे हैं कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स यू आर ऑल वेल वर्स्ड, वेल थरो विद दैट. ओके लास्ट चैप्टर्स में हमको ज्यादा फोकस करना है एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको साथ खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा, मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है. राइट, सो टू बिफोर वी बिगिन विद, सो आई हैव अ स्मॉल मैसेज कि प्रीवियस हमारी जो पार्ट 1 वीडियो है जहां में मैंने आपको यूजर्स और एक्टिविटीज बताए, सो देयर आई फेल्ट लाइक वी हैड टू ऐड फ्यू मोर टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट. सो दैट इज कि यूनिट 5 से आपकी ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड से यूजेस ऑफ डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमको ऐड करना है. आप सब जानते हो कि व्हाट इज डिस्पर्शन. डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. आपको अगर पता है कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इसको डिस्पर्शन कहा जाता है. सो डिस्पर्शन एक नेचुरल फिनोमिना है लाइट का. तो इसके रेगुलर हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस होते हैं. ओके सिमिलरली स्कैटरिंग एक फिनोमिना है. ओके स्कैटरिंग के फिनोमिना के तो बहुत सारे यूजेस है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ. So scattering क्या होती है कि whenever a light hits a particle or when a light passes through a particle, it deviates. Okay, so it spreads into different directions. इसको scattering कहा जाता है. So scattering light, you know, it has several day to day. ये भी एक light का phenomenon है. Every day हम बहुत सारे जगहों पे इसको देखते हैं. जैसा कि अभी हम देखते हैं कि colors of the light, right? Colors of the sky, that is sky is blue color, white color, red color at the sunrise and sunset. This all because of scattering of light. ठीक है, so इस तरह मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलता हूँ. और उसी तरह आपके थर्ड एसिड बेसिस की यूनिट से एंटासिड्स, यूजेस ऑफ एंटासिड्स. ठीक है, एंटासिड्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द एसिडिटी. मैं जस्ट थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूँ, सारा डिटेल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता. और कमिंग टू द मटेरियल्स वाले 2 आंसर्स मैं आपको एक्टिविटीज के मटेरियल्स बता रहा हूँ. ये सारा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है. कौन सा? फर्स्ट यूनिट से आपको कॉनकेव मिरर की जो एक्टिविटी है उसके आपको सिर्फ मटेरियल्स पढ़ लेना. ये प्रिकॉशन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर नहीं पढ़ना क्योंकि लास्ट टाइम पूछी गई थी. दे विल नेवर आस्क द सेम एक्टिविटी अगेन. उसी तरह प्रिज्म एक्टिविटी भी आपके पास 5th यूनिट में, वहां से सिर्फ प्रिज्म एक्टिविटी से मटेरियल प्रिकॉशंस पढ़ लो. एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट द एस्पिरेंट्स ऑफ 80 एंड 80 दे कैन गो विद दिस. 80 और 80 के एस्पिरेंट्स इसको कर लो. ठीक है, रिस्क नहीं लेना है. एंड देन एक मेरा सजेशन है कि काइंडली वॉच द ऑब्जेक्टिव वीडियोस. मैं मेरे पास अराउंड 4 to 5 ऑब्जेक्टिव वीडियोस है जो बच्चे मेरे को मेरे नंबर पे जो चैनल के मेंबर्स हैं रेगुलरली मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको शेयर करते जा रहा हूँ. ओके एवरी नाउ एंड देन आई एम शेयरिंग इट. सो वहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव वीडियोस है. ये ऑब्जेक्टिव वीडियोस को वॉच करो क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पूरे मैं रिवाइज करा रहा हूँ. मैं पर्टिकुलर वो बिट का आंसर नहीं दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है मैं सारी की सारी शेयर कर रहा हूँ. सो काइंडली गो थ्रू दैट. ओके ये डिटेल में. उसके साथ साथ मैंने जो कॉन्सेप्ट के वीडियोस में पिछली वीडियो में लिंक्स दे चुका हूं और दे भी रहा हूं स्टिल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या कार्बन कंपाउंड्स हो, केमिकल बॉन्डिंग है, पहले वो कॉन्सेप्ट को वीडियो सुनो. ओके आई मीन लाइक 1 शॉट वीडियोस है, इट वोंट टेक मच टाइम. आप उसको प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं. तो जब आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज आती है, क्योंकि कल तक आप मैथ्स में थे, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तब उससे आपको बाहर आना है. सो एक बार वो कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद अगर आप आंसर्स पढ़ते हो, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर बिकॉज इट्स ए फिजिक्स. राइट, गोइंग फॉरवर्ड वन मोर डाउट स्टूडेंट्स वर आस्किंग ड्राइंग बॉक्सेस. जैसे कि ओम्स लॉ का आंसर है. ओके जो एक्टिविटी में बता चुका हूँ, और कॉन्वेक्स लेंस की एक्टिविटी है. तो इसमें आपको बॉक्सेस ड्रॉ करना है जिसके आपको कॉलम्स के नेम्स लिख के एम्प्टी बॉक्सेस 4 4 5 5 बॉक्सेस लीव करना है. ठीक है, नॉट ओनली दिस, अगर आपको कहीं पे भी इस तरह के बॉक्सेस आते हैं जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस है, वहाँ जहाँ पे आपको वैल्यूज नोट करना है, सो आपको एम्प्टी बॉक्सेस ड्रॉ करना है. और ओम्स लॉ में लीनियर ग्राफ भी आता है. एक वी आई का जो ग्राफ आ रहा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का एक लीनियर ग्राफ आता है. ओके सो यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ दैट एज वेल, वो भी उतारना है. ठीक है, नाउ एंड मोर ओवर न्यूमेरिकल्स. देखो बेटा, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स टोटली 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स है. मिरर, लेंसेज, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल इक्वेशंस. मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाया जिसके अंदर मिरर्स के है, लेंसेज के, ह्यूमन आई के. ह्यूमन आई में क्या है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है n. ओके एंड एज वेल एज पावर ऑफ ए लेंस. तो ये है लेंसेज के, मिरर्स के, यानी कि कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, मैग्निफिकेशन सब है. सो लेकिन सबका एक वैरायटी का क्वेश्चन है. तो डूइंग दिस इज नॉट इनफ. यू शुड नॉट बी अंडर द इंप्रेशन कि भाई हम देख लिए. देखने से भी नहीं होता, वो सुनना है. वो सेम क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करना है. उसके बाद आपके पास कोई रिसोर्स बुक है, यानी कि आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, वर्कबुक है, LMR है, उससे क्वेश्चन लेके फिर सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करना है आपको, तभी आप कर सकते हैं. ओके क्योंकि आपको इस बार न्यूमेरिकल 4 या 6 में आने के चांसेस ज्यादा है. देन गोइंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक करंट से भी न्यूमेरिकल्स हैं. ओके इसमें भी मैं अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करा, लेकिन एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, आपको उस पर भी प्रैक्टिस करना है. केमिकल इक्वेशंस आई कुड नॉट डू इट.
आज तो नहीं हो सका, पॉसिबली टुमारो इफ पॉसिबल, अगर नहीं तो डे आफ्टर टुमारो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू डू इट, राइट. सो दिस वाज अ मैसेज दैट आई हैड. एंड वन मोर थिंग कि अब हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन से 3 दिन आई मीन लाइक रह गए, एक दिन हमारा चला गया. सो अब 3 दिन में से लास्ट दिन आपका रिवीजन होता है, तो लास्ट डे से पहले 3 दिन से पहले यानी कि 2 दिन के अंदर ट्राई टू कंप्लीट ऑफ ऑल द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर नाउ एंड सम मोर आई एम गोइंग टू शेयर यू टुमारो बिफोर लंच. इसलिए कि कुछ अगर रह गया तो कल शाम तक या परसों तक कंप्लीट करो. फोर्थ डे व्हाट यू कैन डू इज बिफोर यू स्टार्ट डूइंग अ रिवीजन, नॉट टू टेक ए रिस्क, आप टेक्स्ट बुक को एक बार रीड कर सकते हो. अगर टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी वर्कबुक्स में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आप जो पढ़ने के अलावा भी. सो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक बार आप जस्ट रीड कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आप पूरा कंटेंट को पढ़ चुके हो. सो एक्स्ट्रा पढ़ने से आपको समथिंग एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन आती, एनी गिवन क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो. नाउ कम बैक. अब आपका पेपर का पैटर्न आप जानते हो, 2, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चंस है, जहां पे एक क्वेश्चन आपका मटेरियल का आएगा. मटेरियल मोस्टली मटेरियल आता. रेयर केसेस में कभी मटेरियल की जगह वो कोई एक्टिविटी के प्रिकॉशंस पूछता, या वर्स्ट केसेस में ये 2 छोड़ दिया तो कभी बैलेंसिंग इक्वेशन पूछ सकता, या ये भी छोड़ दिए तो ड्राइंग्स पूछते थे, छोटी छोटी सी ड्राइंग, जैसा कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के ड्राइंग्स, या फिर ड्राइंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल, मीथेन, CH4 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे आप अमोनिया का कभी वर्ड दे सकता, कभी NH3 दे सकता, कभी वाटर मॉलिक्यूल बोल सकता, कभी H2O बोल सकता, कभी मीथेन बोल सकता, कभी CH4 मॉलिक्यूल ड्रॉ करो. तो हर मॉलिक्यूल को उसके फॉर्मूले के साथ लर्न करो, ठीक है. और इसकी जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग 2 थ्योरी से है. ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स है. केमिकल बॉन्डिंग में आपको जहाँ पे कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन की जा रही है, इट इज एक्सप्लेन्ड by 3 theories. The first theory is electronic theory of valency. I don't have space to write. Okay. Second theory is valential electron pair repulsion theory, and the last one is valence bond theory. ठीक है. अब आप बोलेंगे सर ये 2 को शॉर्ट में लिखे, इसको पूरा इसलिए लिख रहे हैं कि ये लेटेस्ट थियोरी है and this is an important one, okay, and this is more expected one. So मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के ड्राइंग आपको अकॉर्डिंग टू दिस भी है और अकॉर्डिंग टू दिस भी है, इसके ड्राइंग्स, इसके शेप्स. सो आपको दोनों के करना है, ठीक है. और इसमें बॉन्ड एंगल्स भी बनते हैं. बॉन्ड एंगल्स आपको मोस्टली वेस्पर्ट में बॉन्ड एंगल्स भी आपको लर्न करना है. इसलिए लर्न करना है कि समटाइम्स व्हाट दे आर डूइंग इज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स. ओके, आई विल रीड आउट द मॉलिक्यूल्स जस्ट इन अ व्हाइल. ओके, from the book I have listed all those molecules. There are around 6 molecules, NH3, H2O and all. मैं पढ़ूंगा तो वो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स भी पढ़ना है आपको. 104 डिग्री 31 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स के. ओके, इसको टेबल बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, ठीक है. सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. या फिर ड्राइंग या फिर ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट, यूजर्स के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी है, यहाँ पे भी है, जो मैं ऑलरेडी पूरे यूजर्स बता चुका हूँ. ओके, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है आपको, जैसा कि क्वेश्चन कैसा होता है, व्हाट हैपेंस इफ, जैसा कि एग्जांपल देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट का अगर चैप्टर लेते हैं तो व्हाट हैपेंस इफ आवर डोमेस्टिक सर्क्यूट इज कनेक्टेड इन सीरीज. हमारे घर के जो सर्क्यूट है, इसमें जो अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं, अगर ये सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो क्या होता, समझ रहे हैं ना. व्हाट हैपेंस इफ अ करंट कैरिंग वायर, एक वायर जो करंट कैरी कर रहा है, डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रही तो क्या होता. इस तरह के क्वेश्चंस आपको, ये तो शोर शॉर्ट है आपको, हाइपोथेटिकल और यूजर्स, ये क्वेश्चन में कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगेन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ सो यहाँ पे ये तो बता चुका हूँ मैं. एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन तो शोर शॉर्ट है, तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की एक मैं एक्टिविटी दे चुका हूँ. ओके, सॉरी, एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए हैं. आई एम लुकिंग फॉर सम मोर. इफ आई फील लाइक आई हैव मिस्ड एनीथिंग, मैं एक और आपको टेबल बेस्ड एक्टिविटी, आई मीन टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो बना के शेयर करूंगा. एक आपका लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है. कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है एक्सप्लेन. ओके, कोई चीज को एक्सप्लेन करना है ड्राइंग के साथ. फॉर एग्जांपल, कोवेलेंट बॉन्ड को आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, आयोनिक बॉन्ड को पूछ सकता है, ठीक है. इस तरह जस्ट एक एग्जांपल है, मैं भी लिस्ट आउट करूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस दूंगा. अदरवाइज इसकी जगह पे आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन की जगह कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ रहा सॉल्व करने, या फिर रे डायग्राम ड्रॉ करने बोल रहा, या एक इनकम्प्लीट रे डायग्राम देके उसको कंप्लीट करने के लिए पूछ रहा. सो दिस इज वन ऑफ दिस, क्योंकि टेबल क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो रहा, ये यूजर्स चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पे कुछ हो सकता है. नाउ कमिंग टू द लॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी विच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. ओके, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे और यहाँ पे 2 एक साथ नहीं आएंगे. ओके, यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल डायग्राम आ रहा है तो वहाँ नहीं आता, वहाँ आया तो यहाँ नहीं आता.
ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ आ चुका है कोई एक चीज, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि मायोपिया एक्सप्लेन करो, ओके, लाइक सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, हाउ डू दे वेरी इन ए पीरियड इन ए ग्रुप। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज क्वेश्चन। मैं सिर्फ पेपर का पैटर्न बोल रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर लास्ट यूनिट, ओके। मैं आपके लास्ट यूनिट से स्टार्ट करता हूँ, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ वो भी फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा हूँ। सो एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट्स एंड नैनो ट्यूब, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। तो अब ग्रेफाइट और नैनो ट्यूब किस में आता? दीज आर ए पार्ट ऑफ एलोट्रोप्स। व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स क्या चीज़ है? दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मतलब है कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ठीक है। सो एक फॉर्म है एमॉर्फस, एक है क्रिस्टलाइन। देखो मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कार्बन कंपाउंड्स की, आप उसमें देख सकते हैं वेरी डिटेल में। सो कार्बन जो है ना, ये 2 फॉर्म्स में होता है, एक एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन बोले तो जिसके स्पेसिफिक शेप्स है, जैसा डायमंड है, ग्रेफाइट है, नैनो ट्यूब है, जो आपके पास फिगर्स है आपकी बुक में, ओके। कोल है, कोक है, कोक इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोल, चारकोल है। सो दीज आर एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, ओके। सो मतलब एमॉर्फस का मतलब होता है दे आर द शेपलेस। तो ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है 4 मार्क्स में, क्लासिफाई द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्लासिफाई यानी कि कैटेगराइज करो एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स को, एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। कोई 2 को एक्सप्लेन करो। तो क्रिस्टलाइन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन में डायमंड या फिर ग्रेफाइट या नैनो ट्यूब्स, ठीक है। तो इसको आप अगर ऐसा पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे 4 मार्क्स में, आपको नैनो ट्यूब्स और ग्रेफाइट अगर 2 मार्क्स में यूजर्स में पूछा तो भी आप आराम से लिख सकते हैं, राइट। देन एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और चेंज करके भी पूछ सकता है। इसको कैसा पूछ सकता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। व्हाट इज द अदर नेम फॉर इट? रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करना। तो ये रिएक्शन किसके बीच में हो रहा? मीथेन और क्लोरीन के बीच में, या फिर इसको एल्केन या फिर हैलोजन के बीच में भी बोल सकता। कार्बन कंपाउंड्स के चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करा। सो इसको रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, रिप्लेस होता है, H3 बनता, एक Cl यहाँ आ जाता उसकी जगह पे, एक Cl यहाँ रह गया, ये हाइड्रोजन जाके उसके साथ ऐड हो जाता है, ये बनता है HCl। तो इस तरह ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलते रहते हैं तब तक के ये सारे हाइड्रोजन इसके खत्म होते और ये बनता CH, ओके, CCl4 फाइनली। डोंट वरी, डिटेल में आपको मिल जाती है, जस्ट एन आइडिया है। तो ये 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। देन ड्रॉ द शेप ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ओके। यहाँ पे पूछ सकता है सोप मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करना। एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, कैटिनेशन, राइट अबाउट कैटिनेशन। कैटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जहाँ पे कार्बन कैन कार्बन कैन ज्वाइन एंड दे कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन। कार्बन एलिमेंट ज्वाइन होकर लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, ओके। एक और टेबल बेस्ड। अब देखिए, अब मैं जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसमें मैं न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करूंगा और टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन टेबल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ना है वो बोलूंगा मैं आपको, ठीक है। सो एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपके पास में जनरल फॉर्म्स है, ओके, फंक्शनल ग्रुप्स है। किसके? लेट्स से अल्कोहल है, अल्कोहल का कंप्लीट फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ROH। इसमें ये जो OH है इसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, ओके। एंड R इज एन अल्काइल ग्रुप। R एक अल्काइल ग्रुप है, ओके, जिसका दैट कैन बी लाइक CH3, इट कैन बी C2H5। अब मानो ये OH यहाँ लगा दिए, सो ये हो जाता है आपको मिथाइल अल्कोहल। अगर ये OH यहाँ पे आ गया तो ये इथाइल अल्कोहल हो जाता है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। इसमें OH जहाँ पे भी जो भी कंपाउंड में आपको OH दिख गया वो हो गया अल्कोहल, ठीक है। और ये R की प्लेस में इस तरह CH3, C2H5 ये अल्काइल ग्रुप्स आते हैं। आपको डिटेल में कार्बन कंपाउंड्स की वीडियो देखो, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो ये ROH एक हो गया अल्कोहल। इस तरह एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लो। इस पे भी टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ईस्टर एंड ईथर्स भी है लास्ट में, वो भी पढ़ना है। देन नेक्स्ट 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, लॉन्ग आंसर, ओके। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें सोप मॉलिक्यूल भी ड्रॉ करना है, और पहले ये आंसर शुरू करने से पहले इसमें सैपोनिफिकेशन रिएक्शन लिखना। क्या लिखना? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए सोप। सोप कैसे बनाया जाता है उसको कहा जाता है सैपोनिफिकेशन।
देन एक और 4 मार्क का क्वेश्चन है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल इज नथिंग बट इथाइल अल्कोहल, इसके प्रॉपर्टीज और इसके प्रिपरेशन कैसा होता है। ये 4 मार्क का आंसर है, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। उसी तरह यही कॉन्सेप्ट पे 2 मार्क्स में यूजेस ऑफ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी पूछा जाता है। एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल एक ही चीज है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है C2H5OH, कभी फॉर्मूला देके भी पूछ सकते हैं। देन आयुपैक नेम्स, ओके, आयुपैक नेम्स देखो, देखते ही डरना नहीं है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है माय डियर। हो सकता है कि कभी यहाँ मटेरियल की जगह ड्रॉप करके आयुपैक का कोई स्ट्रक्चर देके नेम पूछ सकता है, नेम देके स्ट्रक्चर लिखने के लिए बोलता है, यानी तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उस पर ज्यादा समय मत लगाइए, ओके। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रही तो पढ़ लीजिए। सो मेरे पास 2 पार्ट्स में वीडियोस है आयुपैक के, अगर वो डिटेल में टाइम है वो पढ़ो। अगर पहले से आइडिया है, रिवीजन करना है तो 1 शॉर्ट वीडियो में देखना। देन नेक्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन इज होमोलॉगस सीरीज। यू हैव एन आइडिया अबाउट एपी कैसे करते हैं हम, उसी तरह ये होमोलॉगस सीरीज होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है, एवरी सक्सेसिव टर्म इंक्रीजेस बाय द कॉमन डिफरेंस। यू रिमेंबर कि अगर मानो आपकी A1 या फिर A आपकी फर्स्ट टर्म 4 है, देन द अदर टर्म इज लाइक 8 एंड देन 12, राइट, 16, 20 सो ऑन। सो एवरी टाइम यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैसे निकालते हैं आप, 8 - 7 दैट इज 4, राइट, 4 + 4, 8 + 4, 12 + 4, 16, इस तरह 16 + 4, 20। सिमिलरली लेट्स से अभी हमने जिस तरह अल्कोहल की बात की है, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इस तरह अल्कोहल की जो सीरीज है, हाउ डू वी नो दैट इट इज एन अल्कोहल सीरीज, बिकॉज अल्कोहल सीरीज में क्या होता है, यू नो द फंक्शनल ग्रुप इज OH, जस्ट नाउ आई टोल्ड ROH, इसमें जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं कि एवरी अल्कोहल कंपाउंड इज इंक्रीजिंग बाय CH2 यूनिट्स। CH2 यूनिट्स यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं। अब ये देखिए, इट वाज CH3, OH इज कॉमन, ओके, दिस वाज CH3। इफ यू ऐड 1 C to it, so this was like C1, तो 1 + 1 is C2, 3 + 2 5, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लाइक अगेन इफ यू ऐड 1 to this, it is C3, 2 + 5 7। तो दिस काइंड ऑफ यू नो CH2 यूनिट्स का जो इंक्रीमेंट होता है एवरी सक्सेसिव कंपाउंड में, इसको कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। बट इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल शेयर यू द लिंक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 मार्क्स का। आप क्या करना है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के जनरल फॉर्मूलाज थरोली पढ़ लेना, और फर्स्ट 6 यू नो उसमें स्ट्रक्चर्स याद रख लेना है। इसके बेस पे आपको टेबल पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोमेरिज्म पे। यू हैव एन आइडिया अबाउट आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी आप राइट नाउ आपको आपके सिलेबस में है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। द वर्ड आइसोमर का मतलब होता है सेम कंपाउंड, कंपाउंड सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आई विल शो यू हाउ। लेट्स से ये ब्यूटेन है, ओके, ब्यूटेन द फॉर्मूला इज C4H10। इसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन को हम 2 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 4 कार्बन कैन बी इन ए स्ट्रेट चेन, ओके, विद नो ब्रांचेस, और एल्स 3 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन विद 1 कार्बन इन द मिडल एज अ ब्रांच। यहाँ पे नहीं, ओके। अगर यही कार्बन अगर हम यहाँ लगाएंगे तो सेम स्ट्रेट चेन होती है, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन वही हो जाती, तो इसको हम यहाँ पे नीचे लगाते हैं। और ये H10 10 हाइड्रोजन्स, लाइक टर्मिनल कार्बन ऑलवेज विल हैव 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे 2 इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यू नो इज विद मी, प्लीज रीच आउट टू मी, आई कैन शेयर विद दैट। देखो यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे 1, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि 4 कार्बन्स 10 हाइड्रोजन्स यहाँ पे दोनों में भी, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। सो इनके नेम्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, आयुपैक नेम्स भी डिफरेंट होते हैं। मेरे पास आइसोमेरिज्म की सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैंने हैव शोन हाउ टू राइट द आइसोमर्स, ओके। आपको पेंटेन, ब्यूटेन और इन जनरल किसी के लिए भी एक मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताई है, एक स्वीट फॉर्मूला, कि कोई भी आपको आइसोमर लिखने के लिए पूछा तो आराम से लिख सकते हो, ओके। प्लीज रीच आउट टू मी फॉर दैट। नाउ विल गो ऑन विद द यू नो 11th यूनिट से जाते हैं। यहाँ पे वाई डज आयरन गेट रस्टेड, या फिर व्हेन डज आयरन गेट रस्टेड, ये 2 मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, छोटी सी एक ड्राइंग है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, एक सिंपल डायग्राम है आपके लेसन के एंड पे, आपके चैप्टर के एंड में। देन आपको यू नो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर मेटल्स आर बीन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी एज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ओके। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, आपको पूरा लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, वो, और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है जिंक वगैरह, कॉपर, लीस्ट रिएक्टिव लाइक गोल्ड, ओके, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, एंड देन मर्क्यूरी, प्लैटिनम। सो ये लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव इसलिए कहा जाता है कि दे एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट, दो डोंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। सो आपको करना क्या है कि यू हैव टू रिमेंबर दिस इन ए सीक्वेंस। आपको क्या करता है, कुछ भी रैंडम
यहाँ से थोड़े, यहाँ से थोड़े, इसमें से थोड़े मेटल्स देके बोलता है कि अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर और अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। ठीक है, सो इसको आप थोरोली पढ़ लेना। देन ऐसा भी पूछ सकता है ना, टेबल बेस भी इसका क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि इसमें से फ्री स्टेट में कौन से होते हैं। डोंट वरी, टेबल बेस की वीडियो मैंने एक रिलीज की और एक रिलीज करने वाला हूँ। डोंट वरी, टेबल बेस के लिए आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद। नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इन दोनों के डिफरेंसेस पूछ सकता है। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग ये ओर्स को जब हीट करते हैं ना ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप हीट कर रहे हैं ओर को तो उसको बोलेंगे आप कैल्सिनेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ओर्स का एक टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में जहां पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ओर्स है, सल्फाइड ओर्स है, ऑक्साइड्स ओर है, तो वो अच्छे से आप पढ़ लो। उसके बेस पे मैं टेबल बता रहा हूं तो आप ओर्स पढ़ लो और उसके पास आपको अलग अलग कॉलम है ओर और उससे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, इसको अच्छे से थरोली पढ़ लेना। ठीक है, टेबल बेस में उसको कंटिन्यू करूंगा। देन अनदर 4 मार्क क्वेश्चन, what are explain any 4 methods of concentration or dressing of ore। okay, ore के जो concentration या dressing of ore के 4 methods है। actually there are 5 methods आपकी बुक में 4 specified है। कौन से देखो, concentration और ड्रेसिंग किसे कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज आपके मेटल को रिफाइन करने, प्यूरिफाई करने का जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें आप उसके इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स, ओके, उसमें क्ले जो होता है ना, मट्टी वगैरह जो रहती है, उसको रिमूव करने को बोला जाता है ड्रेसिंग ऑफ ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद आपको और 2 स्टेजेस से जाने के बाद आपको प्योर मेटल मिलेगा। तो वो फर्स्ट स्टेज में 4 मेथड्स आपके पास है। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, यानी हाथ से पिक कर लेना है। ठीक है, सो अगर मेटल में आई मीन लाइक आपकी ओर में और क्ले में, सॉइल में कलर का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, तो हैंड पिकिंग कैन बी डन। वॉशिंग कैन बी डन इफ इट इज हैवी, क्ले वगैरह पानी से चले जाती स्लोपी सरफेस पे से। ओके, और एक मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपके ओर में या इम्प्यूरिटी में मैग्नेट को अट्रैक्ट होने वाले सब्सटेंसेस है तो उनको मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किया जाता है। आप ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसको डिटेल में चारों मेथड्स को एक्सप्लेन किया। एक होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन, जहाँ पे सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। आई कांट एक्सप्लेन देम नाउ, ऑब्जेक्टिव के वीडियोज में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। प्लीज वॉच दैट, यू विल गेट एन एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर। नाउ this particular question can be sometimes asked for 2 mark or 4 marks. What are the measures or precautions to be taken to prevent corrosion of iron? ठीक है, got it? चलिए अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट का मतलब है हम वापस जा रहे हैं, तो प्रीवियस यूनिट पे हम आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट आंसर इज, मैं ऑलरेडी बता चुका, ओके, यूजर्स एप्लीकेशंस में फिर दोबारा बता रहा हूँ कि राइट एनी 4 यूजर्स ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फैराडे कौन है? माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अब ये लॉ प्रपोज किया, इसीलिए उसको फैराडेज लॉ कहा जाता है। ये है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि इन्होंने जो प्रपोज किया था, मानो एक कॉइल है यहाँ पे, ये कॉइल के पास आप क्या कर रहे हो, एक बार मैग्नेट, लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट और एनी काइंड ऑफ मैग्नेट, यू आर पुशिंग और पुलिंग इट। सो आप मैग्नेट को आप आगे ले जा रहे हो, पीछे ले जा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो मैग्नेट के साथ जो फील्ड लाइंस होते हैं ना, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, मैग्नेट के साथ ये जो फील्ड लाइंस होते हैं, सो दीज लाइंस आर रेफर्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये फ्लक्स, बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स, ये वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे स्टार्ट टू मूव। ओके, ये लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव होने का मतलब है कि करंट इज क्रिएटेड। सो ये क्रिएट का वर्ड ये यूज नहीं करते, यहाँ पे इंड्यूस का वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, करंट क्रिएट होना, करंट प्रोड्यूस होने के लिए वी यूज द वर्ड इंड्यूस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, साइंस में कोई चीज़ों के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, बायोलॉजिकल साइंस में और यहाँ पे भी इंड्यूस वर्ड यूज करते हैं, विच मीन्स टू प्रोड्यूस। सो इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके यूजर्स क्या है? ATM कार्ड है, सिक्योरिटी चेक है, ठीक है, उसी तरह आपका इंडक्शन स्टोव है, राइट। सो ये और एक भी यूज है। तो 4 यूजर्स को आप यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा तो नेम्स लिखना है, 4 मार्क्स में पूछा तो उसमें क्या बोलेगा, एक्सप्लेन एनी 2, तो 2 को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। या फिर कभी कभी उसमें से इंडक्शन स्टोव का खाली पूछ रहेगा, आपको वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो मैं अभी आपको राइट नाउ 3 क्वेश्चंस बता दिया। देन व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग थ्रू ए सोलोनाइड। सोलोनाइड मालूम है ना, एक डबल हेलिकल, इस तरह वायर को शेप होता है, वायर को ऐसे लगाते हैं, ओके, वायर का ये शेप है, जस्ट इट इज वुंडेड, इट लुक्स लाइक ए डबल हेलिक्स, ओके। सो इसको सोलोनाइड कहा जाता है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन। सो इससे सेम, इट्स गोइंग टू बिहेव लाइक योर रेगुलर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये, राइट। इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे आपको। आई यूज अदर कलर, यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कमिंग आउट ऑफ इट, राइट? सो इसका ड्राइंग करके इसके ऊपर एक छोटा सा आंसर है 2 मार्क्स में या फिर समटाइम्स 4 मार्क्स में. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन 4 मार्क का क्वेश्चन है. करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता. Then next question, what happen when a magnetic flux through a coil is changed continuously? When a magnetic flux किसे कहते हैं? Magnetic flux is nothing but the magnetic field lines. Okay? अब ये जो blue lines में बता रहा था उसको field lines या flux कहा जाता. अगर ये continuously change हो रहा है तो क्या होता कि coil में current induce होता है. Okay? So please watch the one shot video that I have. 1 hour की कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें सारा electromagnetism चैप्टर है, उसको पहले से वॉच करो, कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करो, उसके बाद ये क्वेश्चंस रेफर करो, यू विल अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट, अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. देखो, हर वायर जो करंट कैरी कर रहा है इट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. अगर मानो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुई तो क्या होता. मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो आज इसके आधार पर जितनी चीज़ें चल रही है सब नहीं वर्क करती. जैसे कि इंडक्शन स्टोव काम नहीं करता, इजंट इट? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम नहीं करते, जनरेटर्स काम नहीं करते, राइट? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, सोलोनॉइड का ड्राइंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ओनली वन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दिस यूनिट, ओके, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट. लेकिन ये नाम से नहीं पूछता, नाम से कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नाम से नहीं पूछेंगे वो लोग. ओके, दे आर गोइंग टू आस्क लाइक दिस कि राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू शो दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक फील्ड. तो ये सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट है. ओके, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हमारी बुक में इतने सारे करंट कैरिंग वायर्स के तो कौन सा है. सो आपको ये थर्मोकॉल शीट पे, ओके, आपको इस तरह के वुडन पेग्स है, वहाँ पे आप वायर पास कर रहे हो, फिर यू आर प्लेसिंग ए मैग्नेटिक कंपास हियर. ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू सम सोर्स ऑफ सप्लाई पावर को लगा हुआ है यहाँ पे. तो ये मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट होती है, दिस वन. ओके, और भी आपके पास में, ओके, लॉन्ग वायर एंड ऑल, आई मीन लाइक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो सब नहीं, ये वाला पूछ रहे हैं लोग. नाउ कम बैक टू द इलेक्ट्रिक करंट. देखो, इसमें और भी कुछ आंसर्स हैं जो करंट कैरिंग वायर का हो सकता है. और आपके पास मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है. मैं ये 80 on 80 एस्पिरेंट्स के लिए फॉर श्योर आई एम गोइंग टू मेक स्ट्रक्चर्ड वीडियो. अनलाइक आई कुडंट डू इट ड्यूरिंग द मैथ्स, बट मैं 80 on 80 एस्पिरेंट्स के लिए मैं अलग से करके देने वाला हूँ. डोंट वरी, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि फर्स्ट मेरे को केमिकल इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स करना है. ओनली आफ्टर दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस. नाउ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आ जाइए. यहाँ पे देखिए, write the uses of ohmic and non-ohmic conductors. Already I told this answer previously. फिर भी मैं जैसे आपको वादा किया कि मैं एवरी आंसर को थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है. देखो, ओमिक कंडक्टर किसे कहा जाता है? कंडक्टर यानी कि ऐसी मटेरियल जो ओम्स, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसे कंडक्टर कह रहे हैं, जिससे नहीं हो रहा तो वो इंसुलेटर कहा जाता है. सो ओमिक कंडक्टर यानी जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं. ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज, इससे इक्वेशन बनता है V इक्वल टू IR या फिर V by I इज इक्वल टू R. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 2 शॉर्ट वीडियोस है, आप उसको सुनने के बाद ही आप ये पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा. एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे ओमिक कंडक्टर्स का मतलब होता है जो आपके रेगुलर वायर्स है, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, ये लोग ओम्स लॉ ओबे करते हैं. नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोले तो ट्रांसिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, एलईडी लाइट्स, ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. तो इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस क्या है आपको पूछेगा. देन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फैन, लाइट, गीजर, ऑल दीज थिंग्स, अगर आप इसको सीरीज में लगा दें तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम होता कि सीरीज में लगाने से क्या हो जाएगा कि अगर एक डिवाइस काम नहीं करेगा तो ऑल द डिवाइसेस विल नॉट फंक्शन. और भी इस तरह के इसमें चैलेंजेस है. सो वो सारे पढ़ लेना, ठीक है. सो देन ये चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कहीं ना कहीं यानी शॉर्ट में, आई मीन लाइक ऑब्जेक्टिव्स में मैं आता. सो न्यूमेरिकल की 1 शॉट वीडियो है मेरे पास में, नॉट 1 शॉट वीडियो, बट आई हैव लाइक एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल प्रॉब्लम. मैं प्रीवियस भी बता चुका, फिर बोल रहा हूँ, दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि मैंने एक हर टाइप का प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया है. आप इसके कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स देख के आप खुद भी सेल्फ भी सॉल्व करना चाहिए. देन ओम्स लॉ 6 मार्क्स के लिए, लेकिन ओम्स लॉ नाम से नहीं पूछता. शो दैट V by I is constant. They'll say V by I is constant या V is directly proportional to I, यानी potential difference directly proportional to the current. Okay? Then और इसमें limitations of Ohm's law भी है. ये आंसर के साथ में limitations of Ohm's law है, वो भी पढ़ लेना. Sometimes we can't say, they may ask you in 4 marks, तो लोग 4 मार्क्स में भी कभी पूछ सकते हैं. limitations of Ohm's law भी पढ़ लो. Okay? Then resistance and the 4 factors.
resistance, you know, resistance depends on the 4 factors. That is, resistance depends on the length, resistance depends on the cross sectional area, resistance depends on the temperature and nature of the material. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये 3 पढ़ना है. ये लेंथ यू कैन स्किप इट, इसके सिर्फ मटेरियल्स पढ़ लो क्योंकि प्रीवियसली लास्ट टाइम पूछा गया था तो इसके चांसेस कम है. हाँ, जो बच्चों को रिस्क नहीं लेना है वो लोग ये भी पढ़ लो, इट्स नॉट अ बिग डील, एक सिमिलर टाइप के आंसर्स होते हैं. ठीक है, देखो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दीज 2 ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स. ये दोनों को ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स भी कहा जाता है. लेंथ और एरिया पे रेसिस्टेंस डिपेंड होता है. यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है और नेचर ऑफ अ मटेरियल है. हर मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है. कॉपर वायर का रेसिस्टेंस अलग होता है, एल्यूमिनियम वायर का रेसिस्टेंस अलग होता है. इजंट इट? हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन्स है एल्यूमिनियम, और हमारे घर में जो डोमेस्टिक वायरिंग है उसके अंदर हम कॉपर मेटल यूज करते हैं. सो दोनों का रेसिस्टेंस डिफरेंट होता है. इजंट इट? Copper offer less resistance compared to the aluminium. Okay, so detail आप इलेक्ट्रिक करंट वीडियो सुनने के बाद ही इसको आई मीन लाइक पढ़ना, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा. और ये चारों एक्टिविटीज़ है, आपको एक्सपेरिमेंटल पूरा प्रोसीजर करना है. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड बट अगेन मैं उसको दोबारा एक बार एम्फसाइज कर रहा हूँ. अभी हम जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से. देखो केमिकल बॉन्डिंग, ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपको कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं इसको एक्सप्लेन किया गया. तो इसको 3 थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है. एक है इलेक्ट्रॉनिक थियोरी ऑफ वैलेंसी, ओके, एंड द अनदर थियोरी इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी, एंड द लेटेस्ट वन इज वैलेंस बॉन्ड थियोरी. फाइन, सो ये 3 थियोरीज ने एक्सप्लेन किया कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है. राइट, ये थियरी को कभी कभी लेविस डॉट, एक्चुअली दिस वाज प्रपोज्ड बाय 2 डिफरेंट साइंटिस्ट, क्वासल एंड लेविस, तो इसलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. ओके, सो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे तो यहाँ पे आ गए. ओके, वो ड्रॉबैक्स को यहाँ पे कवर किया गया. यहाँ पे दिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन रिपल्शन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन के बेस पे है. ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स की भी बात होती है. वेयर एज यहाँ पे भी अगर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रह गए. क्या लिमिटेशंस रह गए कि दिस डिड नॉट दिस हैज एक्सप्लेन हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जो कि यहाँ पे कवर्ड हुआ वो. ठीक है, सो देखो अगेन आई एम सेइंग शॉर्ट वीडियो है, 1 शॉर्ट वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग की, उसको सुन लो. उसमें तीनों थ्योरीज का आपको अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है. उसके बाद आप ये तीनों, इसके बाद ही आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना. अब देखो इसमें क्या क्या आंसर्स पूछे जा रहे हैं आपको. राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन. देखो मैं कार्बन नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, आप ये 2 के अलावा आप और भी प्रैक्टिस करो, कोई भी एलिमेंट के लिए पूछ सकता है. इट इज़ वेरी सिंपल. लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि यू मे हैव सीन कि आप इस तरह लिखते हैं ना, कार्बन लिख के 4 जो लिख रहे हैं ना, दीज आर द डॉट्स. यू मे यूज द डॉट्स और द क्रॉस सिंबल्स विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन, दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. ठीक है, सो यही तो बॉन्डिंग होती है. अब देखो हमारे पास CH4 अगर है यानी कार्बन इज लाइक यू नो कंबाइनिंग विद 4 हाइड्रोजन्स. कैसे? देखो एवरी हाइड्रोजन विल हैव इट्स 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, सो ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, सो दिस इज डॉट स्ट्रक्चर. मतलब ये डॉट स्ट्रक्चर ये कार्बन का नहीं रहेगा. अभी ये पूरा मीथेन का हो गया, आपको सिर्फ कार्बन का, नाइट्रोजन का इस तरह बोलेंगे. देन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इतने बार इसको वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपको ड्राइंग पूछ सकता या ऑब्जेक्टिव में आएगा या कहीं पे भी आपको 4 मार्क्स में कहीं ना कहीं टेबल बेस बना के दे रहा है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न द शेप्स of how to draw this molecules. CH4, that is methane. BF3, boron trifluoride. BeCl2, okay, beryllium chloride. NH3, ammonia and H2O, water molecule. ये कंपाउंड्स के शेप्स उतारना है. ओके, आपको वेस्पर्ट थ्योरी से भी करना है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी करना है. वेस्पर्ट थ्योरी से इसको करना है, आई मीन लाइक इसके शेप्स उतारना है इस मॉलिक्यूल्स के. लाइक CH4 है, ओके, सो ये CH4 का शेप, ये टेट्राहाइड्रन, ये 3D शेप है. राइट, और इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स बनते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल्स 120 ईच रहते हैं. तो इस तरह सबके बॉन्ड एंगल्स ये पूरे याद रखना है. शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल का शेप याद रखना है, बॉन्ड एंगल याद रखना है. ठीक है, इसको सेपरेटली आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है या टेबल देके इसके ऊपर 4 क्वेश्चंस भी छोटे छोटे 4 मार्क्स पे पूछ सकता है. राइट, सो ये अच्छे से पढ़ लेना. इसको यहाँ पे भी है, यू हैव सम ऑफ दीज, मेनी ऑफ दीज इन द अकॉर्डिंग टू वेस्पर्ट थियरी, सम ऑफ दीज आर आल्सो मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी. सो दोनों के अंदर आप इसकी ड्राइंग पढ़ना है, मोस्टली इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, विच हैज़ ए ग्रेटर साइज, Na+ और Cl- and Y. ओके, I'll tell you what is this. देखो इन द पीरियोडिक टेबल में अगर हम
पीरियड्स में जा रहे हैं, सो थर्ड पीरियड में आपको सोडियम आएगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अप टू नियॉन, देन सोडियम, सो ऑन अप टू क्लोरीन, और इसके बाद आपको आर्गॉन भी आता। डोंट वरी, टुमारो इवनिंग वी आर गोइंग टू गो इन अ लाइव क्लास। आज भी मैं आपको ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, बाय इवनिंग मैं रिमेनिंग 50% आपको दूंगा। ये सारा पढ़ के रखना, कल इवनिंग आप मेरे से डाउट्स पूछना, और कल की इवनिंग की लाइव क्लास में मैं आपको जो है पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है मैं बताऊंगा। तो अभी राइट नाउ आप क्या करना है, फर्स्ट 20 एलिमेंट सीक्वेंस में याद कर लेना, एटॉमिक नंबर्स के साथ, सिंबल्स के साथ, और उसी तरह आपको यहाँ से फर्स्ट 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स, ओके, जो एल्कली मेटल्स है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के याद रख लेना है, और लास्ट 2 कॉलम्स के आपको याद रखना है। यहाँ पे हैलोजेंस होते हैं, और ये लास्ट में आपको इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स को याद रखना है 2 कॉलम्स के, और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक कल इवनिंग, इफ़ यू आर रेडी विद दिस इन्फॉर्मेशन। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ये पीरियड्स हैं और ये आपके रोज है। रोज में क्या होता है, सॉरी कॉलम्स है, ये कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। In your periodic table, the elements that are arranged in the form of columns are referred as the groups. Here in the rows, they are called the period. Okay? ये रो को पीरियड कहा जाता है। तो ये ग्रुप में होता क्या है कि अब हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ये है, यानी इस पे एक शेल है। लिथियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, सो 1s2 2s1, सो इसके अंदर यानी कि 2 शेल्स होते हैं, एक 1 और एक 2। हाइड्रोजन इट हैज ओनली 1 शेल, ओके। देन सोडियम इट हैज 3 शेल्स। तो व्हाट यू कैन नोटिस हियर, एवरी टाइम 1 शेल इज एडेड, एवरी टाइम एक शेल ऐड हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जैसा इंक्रीज हो गया, सो इनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कम हो जाता है, ओके। लेकिन अभी उसको रहने दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि साइज। सो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एज वी गो डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ओके, टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ओके। अगर यहाँ इंक्रीज हो रहा तो इन द पीरियड्स, ये जो पीरियड्स है इसमें एटॉमिक साइज इसका रिवर्स रहता है। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। सो यहाँ पे एटॉमिक साइज कीप डिक्रीजिंग, यहाँ पे एटॉमिक साइज छोटा होते रहता है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है? द रीजन इज दैट बिकॉज ये नंबर बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इसका नंबर 11 है, 12 13 14, ये 17 है क्लोरीन। तो आप प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन द पॉजिटिव चार्जेस, जितने प्रोटॉन्स बढ़ेंगे वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेंगे। जैसे वो पुल करेंगे साइज छोटा होता जाएगा, जितने करीब आ जाएंगे साइज छोटा हो जाएगा। तो अब ऐसा जाएंगे तो साइज कम हो जा रहा है आपका पीरियड में, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे क्या था। अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा था ये अंडरस्टैंड करना है। Among these two, which one has a greater size बोल के पूछा, और why। तो इसमें क्या अंतर है इसमें और इसमें? इसको कहा जाता है, these are referred as neutral atoms। क्या बोलेंगे इनको? Neutral atom, because they don't have any charges। Unlike यहाँ पे प्लस और माइनस आने का मतलब है this sodium has lost 1 electron। ये दोनों का जो कंपाउंड बनता है NaCl, ओके, आयोनिक बॉन्ड में आता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। इसको कैटायन, इसको एनायन बोलेंगे, ठीक है। सो व्हेन दे लूज एन इलेक्ट्रॉन, सो अब इसके पास में प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अब इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं बताइए? इसके पास में 11 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास में 17 प्रोटॉन्स है, ठीक है, एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इनके पास में, ओके। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे पास मिल जाएगा, डोंट वरी। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि यहाँ पे प्रोटॉन्स आर मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खरीद पुल कर लेंगे, राइट। तो अब इसका साइज छोटा हो जाएगा ऑफ Na+, ओके। whereas यहाँ पे like there are more protons, sorry, more electrons than the protons, so protons cannot pull them towards them, so ये repulsion होके थोड़ा दूर चले जाएगा, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर Na+ एंड Cl- अगर चार्जेस है, इन लोगों को आयोन्स कहा जाता है, पॉजिटिव आयोन, नेगेटिव आयोन। आयोन का मतलब चार्ज। सो अगर इस पे चार्जेस आ गए, सो क्लोरीन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ क्लोरीन, ओके। क्लोरीन आयोन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द सोडियम आयोन। अगर इस पे अगर ये सिंबल्स नहीं है, सो सोडियम, साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन द क्लोरीन। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ अप। नाउ H2O molecule has a bond angle of 104 degree 31 minutes, but actually उसमें एंगल बनना था 109 डिग्री 31 मिनट्स, ओके, 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्यों ऐसा? देखो एंगल, मिनट्स
व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? जैसे अभी मैं CH4 के लिए आपको बता चुका, चलो BeCl2 बताता हूँ मैं आपको, ये बेरिलियम क्लोराइड है। तो देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ना बेरिलियम और क्लोरीन की, सो एक स्ट्रेट लाइन ली जाती है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको 180 डिग्रीज लिया जाता है। इसी तरह मीथेन, व्हाइल अगो आई स्पोक अबाउट द मीथेन, राइट? सो मीथेन में क्या होता है कि आपको 120 डिग्री, यानी एक एंगल और दूसरे, आई मीन लाइक वन बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है, ठीक है? सो यहाँ बॉन्ड एंगल 109 है। उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में H2O में 104 डिग्री 31 मिनट्स बन रहा है एंगल, बट एक्चुअली इट वाज सपोज टू बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको पूछ रहा है, आप बता सकते हैं क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसका साइज कम हो रहा है। ओके, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने से रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, एंगल छोटा हो रहा है। नेक्स्ट, ionic compounds have high melting and boiling points. Why? 2 मार्क का क्वेश्चन है। ionic compounds यानी जैसे अब NaCl है, ये ionic compound है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है? सो ये ionic compounds है। ionic compound इसे कहते हैं जिसके अंदर ionic bonding से यहाँ पे ओके कंपाउंड बन रहा है। ionic bonds, you know, ionic bonds और कोवेलेंट बॉन्ड्स का आइडिया है ना, ionic bonds are formed by transferring of electron, कोवेलेंट bonds are formed by sharing of electrons। डिटेल वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग की, वो वॉच करो, फिर ये आंसर्स पढ़ो, ठीक है? सो इसमें आपको ये जो कंपाउंड्स हैं इन लोगों के बीच में ये जो एटम्स जो बॉन्डिंग हो रही है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो इन लोगों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए उनको मेल्ट करना, बॉयल करने के लिए हाई टेम्परेचर्स चाहिए। नेक्स्ट देखो, जैसे अभी मैं 3 थ्योरीज बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? 3 थ्योरीज है। तो अब मैं आपको कुछ आंसर्स बताऊंगा, ध्यान से देखो। ये क्या पूछ रहा है मालूम है से आपको? ये जो भी आंसर्स पूछ रहा है आप एक्सप्लेन करने के लिए इनके बॉन्ड्स आपको थियरी के नाम के साथ पूछ रहा है, आपको थियरी के साथ में पढ़ना है। आई विल टेल यू व्हाट इज इट। दे आर आस्किंग एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ओके, थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो लेटेस्ट थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके हिसाब से आपको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सप्लेन करना है मॉलिक्यूल, ओके? एंड देन BeCl2 you have to explain it using the Lewis dot structure, electronic theory of valency, बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है, BF3, BeCl2, O2, Cl2, ये सब के बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है, ठीक है? सो O2 में डबल बॉन्ड बनता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, isn't it? सो ये Cl2 में भी ओके 2 सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। सो ये सब आप कैसे बताओगे? ओके, ये इसमें तो मोस्टली दे आर आस्किंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछते हैं। ये BF3 भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछ रहे हैं। ये BeCl2 दे आर आस्किंग इट टू शो इट यूजिंग दी डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से पूछ रहे हैं। फाइन, तो अब जो भी आंसर्स आप पढ़ रहे हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है, मोस्टली सब में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है, तो इसको ये थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैपिंग करके बता रहा हूँ। देन NaCl, sodium chloride. So directly sodium chloride, sometimes they are asking, or they are asking you to explain the bond formation, ionic bond formation with an example. That is NaCl ले लेना। अगर बोले कि explain the covalent bond formation in N2, तो आपको ये बताना है according to VBT। अगर नहीं बोला, अगर वहाँ पे theory explain mention नहीं कर रहे, तो आपको latest वाली valence bond theory से explain करना है। N2 में याद रखो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड एक्सप्लेन करो, कभी ट्रिपल बॉन्ड एक्सप्लेन करो, ऐसे भी बोलता है, राइट? सो यहाँ पे क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनता है बस, राइट? सो आई फील लाइक वी आर डन विद, ओके? और एज आई टोल्ड यू, वो जो मॉलिक्यूल्स में लिस्ट किया उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें बॉन्ड एंगल्स सब भी पढ़ना है आपको। नाउ विल कम टू द 7th यूनिट, तो विल बी द लास्ट यूनिट ऑफ दिस वीडियो। इन दिस चैप्टर ज़्यादा आंसर्स नहीं है, थियोरेटिकल यानी 2 मार्क 4 मार्क में नहीं है, इसमें से ज़्यादा एक्सपेक्टेड आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन का लिंक सम स्टूडेंट्स फॉरवर्ड कर चुका हूँ, हु हैज़ रीच्ड मी, और जो भी इंटरेस्टेड है मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा। सो इस चैप्टर से ज़्यादा आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और भी क्वेश्चन इसके मैं आपको अगली वीडियो में बना के शेयर करूँगा, स्पेशली टेबल बेस्ड क्वेश्चन। नाउ तो इसमें आपको पीरियोडिक टेबल वगैरह भी समझना है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी देखिए कि मैं आपको 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस देता हूँ 2 मार्क्स के। डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स, एज वी हैव जस्ट सीन कि ये चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग इज एक्सप्लेन बाय 3 थियरीज। वैसा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? इट इज नथिंग बट अरेंजिंग द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सम टेबल। जो हमको एलिमेंट्स मालूम है उनको अरेंज करना, जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, इसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड है, क्या बेस पे अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ
एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज्ड है, isn't it? आपके पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक हाइड्रोजन इज हियर, इट्स लाइक 1, helium is here 2, then comes the lithium with 3, beryllium 4, boron 5, 6, likewise up to neon, then sodium 11, ये 10. So ये 1 2 3 ये जो नंबर्स के ऑर्डर पे अरेंज है, नंबर्स क्या है? एटॉमिक नंबर्स. और ये जो टेबल है, आप जो लेटेस्ट टेबल की बात कर रहे हो, इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, लेटेस्ट हम जो फॉलो कर रहे हैं. इससे पहले जो था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मेंडलीव्स, ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है इनको. इनसे पहले जो था वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ओके, सो न्यूलैंड्स टेबल. और इनसे पहले जो था वो है डोबर्नियर्स ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड्स. आई विल टेल यू व्हाट आर ऑल दीज. These are all the names of the scientist. 1 2 3. This is not the name of a scientist, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है. ये मेंडलीव एक रशियन फिजिस्ट थे. ओके, साइंटिस्ट थे. इनके कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है. इसके बेसिस पे ये बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इनके टेबल में क्या था कि इनका टेबल ऑलमोस्ट वो सेम एज दिस, बट इतना डिफरेंस था, ये एटॉमिक नंबर के बजाय ही हैज़ यूज्ड द एटॉमिक वेट्स एज द क्राइटेरिया फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स. तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस को ओवरकम करके ये टेबल बनाया गया. इससे पहले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये जो है न्यूलैंड पे एक साइंटिस्ट का नाम है. ऑक्टेव्स का मतलब होता है म्यूजिकल नोट्स. इन्होंने क्या किया कि इनके समय जो नोन एलिमेंट्स थे उसको इन्होंने टेबल के फॉर्म में अरेंज किया. कैसा अरेंज किया कि 8 एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए इन अ मैनर दैट के फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टीज होते हैं. ओके, हर यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और 9th एलिमेंट, 3rd एलिमेंट एंड 10th एलिमेंट, यानी हर पर्टिकुलर एलिमेंट से 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सेम है. ठीक है, बट अगेन इनके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसलिए ये टेबल को वी डिड नॉट कंसिडर्ड इट. और फिर मेंडलीव ने इसको ओवरकम करते हुए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए. नाउ कम्स द डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स. डोबर्नियर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट. इन्होंने जो प्रपोज किया, ये इसको लॉ ऑफ ट्रायड्स कहा जाता है. ट्रायड्स यानी कि ट्राई इन द सेंस 3 एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप बनाया सच दैट कि फर्स्ट एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट्स, लेट्स से LiNaK, ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों के एटॉमिक वेट्स, दीज आर द एटॉमिक वेट्स. सो इनका अगर एवरेज निकाला जा रहा है 39 + 7 इज 46, 46/2 इज 23. सो मिडिल वाले जो एलिमेंट इन्होंने जो रखा, फिट किया, उसका एटॉमिक वेट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द 3rd एलिमेंट. दोनों के का जो एवरेज निकाला जा रहा है, इट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, तो इस तरह डोबर्नियर ने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया. बट इट ऑल्सो हैड इट्स ओन ड्रॉबैक कि उस समय जितने सारे एलिमेंट्स नोन थे सबको इन्होंने नहीं कर पाया. ठीक है, सो ऑल दीज हैड लिमिटेशंस, इसीलिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हैं. सो दिस वाज अ बेसिक आइडिया. तो अब आपको करना क्या है कि ये चारों के लॉस पढ़ लो. डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, मेंडलीव्स, न्यूलैंड्स, मॉडर्न, चारों के 2 लाइन्स के लॉज है कि किसके आधार पे. जैसा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है, मेंडलीव बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट है. इसको अच्छे से समझ के पढ़ लो. एक और 6 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से. हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी यानी डिफर इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप. आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ठीक है, आई टेल यू व्हाट इज दिस. पहले आपको क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी पता करना है कि डेफिनेशन. आंसर में भी आपको पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है डिफाइन करना. क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ न्यूट्रल गैसियस एटम. ठीक है, अब मानो ये सोडियम है, मैं सिर्फ इसका एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट. ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करके, ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम में ऐड करना है, यहाँ से निकाल के इधर ऐड करना है. सो ये होता ना, एज यू ऑल नो, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये होने के बाद में ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, ये कंपाउंड बनता है NaCl, आयोनिक बॉन्ड. सो इसके लिए आपको ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वहाँ पर जो लगाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाउ डज इट वेरी, हाउ डज इट डिफर इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप. ठीक है, सो ये पीरियड्स, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कॉलम्स को पीरियड्स, और इसको क्या कहा जा रहा है, इसको ग्रुप्स कहा जा रहा है. सो पीरियड्स में क्या होता है कि सोडियम यहाँ है, क्लोरीन आपका यहाँ पे है, राइट. सो यहाँ पे पीरियड्स में क्या होता है कि साइज डिक्रीज होता है,
एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, आगे जाते जाते छोटा होता है। सो छोटा होने से क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके पास न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। जितना साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स रहते हैं पॉजिटिव चार्जेस, दे पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, उनको टाइटली होल्ड करके रखते हैं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज बड़ा है, ओके, साइज बड़ा होने से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसका और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, सो इसके ऊपर उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा और दिस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बी रिमूव्ड। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज वी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, राइट। और वही अगर हम कॉलम में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, सो एज आई टोल्ड यू जस्ट अ व्हाइल अगो कि यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन, यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होते रहता है। आप जैसे नीचे जाओगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा शेल। अब ये साइज बढ़ रहा, ओके, सो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम हो जाता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली बी रिमूव। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस from top to bottom in a group, it increases from right to left in a period। ठीक है, तो इसी तरह एटॉमिक रेडियस को भी आपको डिफाइन करना है। पहले डेफिनेशन देना, फिर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, दीज आर द प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये नॉन मेटल्स में होती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहले आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, अब सोडियम इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही है, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो चार्ज आ रहा पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं तो चार्ज आता है नेगेटिव, इसलिए बोलते हैं इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना है। और ये ग्रुप्स में क्या, पीरियड्स में क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप्स में क्या होती है, यानी इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। यू ऑल हैव टू एक्सप्लेन दिस। I'm ending this video. If I feel anything is important, I'm going to add it in the next video where we'll be seeing the important questions from chapter 1 to chapter 6, but those videos will be accessible only for the channel members. So many of you who haven't taken the channel membership, so you have an offer of 60%. Earlier it was $299. The price has now dropped to $119. Okay, with this small amount, just a $119, you can going to have access further going forward for बायोलॉजिकल साइंस, सोशल एज वेल, जहाँ पे आप सोशल में स्पेशली हाउ टू राइट इंटरप्रिटेशन, सैम्पल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, pamphlets, everything you can get, you can avail all those things, objectives and one-on-one support. You can reach out to me once you have taken a membership. So kindly reach out to me through this number, confirm your membership and get a one-to-one support.